लड़कियां जिस तरह से कुश्ती के मैदान में बाजी मार रही हैं वो वाकई काबिले तारीफ कदम है और पूरे विश्व में, पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन कर रही हैं। और ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम से पूरे देश का नाम रोशन किया है। हमारे बीच हैं आज बबीता फोगाट। बबीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने इनकी फिल्म वैसे दंगल भी देखी होगी, वो सारी तमाम बातें हम इनसे पूछेंगे। कई सवाल हमारे जहन में हैं जो हम इनसे पूछना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों से एक सवाल पूछूंगी, वो ये कि जब एक मिडिल क्लास फैमिली में, हिंदुस्तान जैसे देश में, गांव में, और वो भी मिडिल क्लास फैमिली, उसमें अगर लड़कियां पैदा हो जाएं तो सबसे पहले जहन में सवाल क्या आता है, एक पिता के जहन में सवाल क्या आता है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सवाल शायद यही आता है कि शादी किससे होगी, दहेज कैसे इकट्ठा करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में बबीता, आपके पिताजी ऐसे पिता थे जिनके दिमाग में ये सवाल नहीं आए, उनके दिमाग में एक अलग ही सवाल चल रहा था। बिल्कुल, उनकी सोच बहुत ही अलग थी और लोगों की सोच से, और वो भी गांव में रहते हुए। मेरे पिता की सोच आज हमें यहाँ पर पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो वो मेरे पिता की सोच थी। उन्होंने कभी भी हमें, यानी कि हमने जब से जन्म लिया, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम उनकी बेटियां हैं। उन्होंने हमेशा अपने बेटों से बढ़कर हमें प्यार किया और बेटों के सम्मान ही हमें माना। बेटों जैसा ही हमारा खाना पीना, रहना, रहन सहन, सब कुछ बिल्कुल बेटों की तरह उन्होंने हमारा पालन पोषण भी किया है। तो उनके जहन में कभी भी नहीं आया कि हम उनकी बेटियां हैं। उनके दिल में हमेशा ये रहा कि मेरी बेटियां ही मेरे बेटे हैं। बिल्कुल। और ये मिट्टी से मैट, और फिर मैट से मेडल, और फिर मेडल से मूवी, ये कैसा रहा पूरा सफ़र? पूरा सफ़र थोड़ा मुश्किल भी रहा और परेशानी भरा भी रहा, और थोड़ा मौज मस्ती टाइप में भी रहा। क्योंकि मौज मस्ती टाइप में इसलिए रहा क्योंकि हम सभी सारे बहन भाई एक साथ ट्रेनिंग करते थे, कि एक साथ हम खाते पीते थे, और बच्चे थे उस टाइम, बच्चे तो मौज मस्ती में ही रहते हैं। तो जब हमारी रेसलिंग स्टार्ट हुई तब हम एक मौज मस्ती के तौर पे हमने रेसलिंग स्टार्ट की थी। लेकिन उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि ये मौज मस्ती हमारे लिए इतनी मुश्किल भरा, इतना डिफ़िकल्ट रहेगा। क्योंकि डिफ़िकल्ट हमारे लिए ये नहीं था कि हम गांव के लोग क्या बोलते थे, क्या समाज के लोग बोलते थे, वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स के लिए था। हमारे लिए मुश्किल था वो पापा की ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग इतनी हार्ड थी कि बस कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और धीरे धीरे जब ट्रेनिंग स्टार्ट थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई तो उस टाइम ये सोच कि ये भगवान, यानी कि हर दिन दुआ करते थे कि ये भगवान कब इससे पीछा छूटेगा। एक दिन ऐसे निकालते थे कि चलो आज का दिन तो निकल गया, कल का दिन और कैसे निकालना है, कल की दिन ट्रेनिंग से कैसे बचना है। तो पापा को पता चल जाता था कि ये मजदूरों की तरह ही ये सोचते हैं कि बस आज का दिन नहीं, और हमें बोल भी देते थे कि तुम ये मत सोचो कि मजदूरों की तरह बस दिन निकालना है, मेहनत करो अपनी, तुम्हें और क्या काम है, कोई भी काम नहीं है, सिर्फ मेहनत करनी है। तुम मेहनत करो और तुम्हें और जो भी कुछ चीज़ चाहिए हम तुम्हें ला कर देंगे, चाहे उसके बदले में आप हमारी जान मांग लो, वो भी देंगे। तो यानी कि उस टाइम से ये उनकी बातें समझ में नहीं आती थी। उस टाइम ये दिखता था कि इतनी मेहनत करवाते हैं, हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, और वो कहते हैं बाद बदले में कि मेरी जान मांग लो। बिल्कुल। और आपके ये जो बातचीत है ना, उससे सुन के मुझे दंगल का गाना याद आ रहा है, बापू हानिकारक है। लेकिन एग्जैक्टली वो हानिकारक जो थे वो आपकी भलाई के ही लिए थे। बिल्कुल हमारी भलाई के लिए थे, लेकिन बच्चे तो यही सोचते हैं कि हमारे ऊपर इतना अत्याचार जो हो रहा है और हम उसको कैसे सहन करें। अगर पिता की जगह कोई और कोच होता या किसी और कोच के पास ट्रेनिंग कर रहे होते और उनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती तो शायद हम कभी नहीं जाते उनके पास, छोड़ के वापस घर आ जाते। लेकिन हमारे पास कोई चांस भी नहीं था, घर में एक खाड़ा था, पापा खुद ही कोच थे, तो उसको छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते थे, हमारी मजबूरी थी वो करना। और हमने बस पापा के डर से, यानी कि 7-8 साल हमने पापा के डर से किया। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था रेसलिंग के अंदर, और न ही हमारा कोई, हम ये सोचते थे कि हम इसमें कोई भविष्य बनाए। बस दिन प्रतिदिन हम 7-8 साल यही सोचते थे कि इससे पीछा छूट जाए और बस ख़त्म हो ये पहलवानी। अच्छा, आज वो बचपन मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि बचपन, मुझे लगता है हर कोई अपने बचपन को मिस करता होगा। हर कोई चाहता होगा कि हम बचपन के दिन वापस लौट आएँ, लेकिन लौट कर नहीं आते, क्योंकि हम सभी बहन भाई एक साथ ट्रेनिंग करते थे, मौज मस्ती करते थे, लड़ाई झगड़े भी करते थे, और फिर
जैसे पापा ट्रेनिंग करवा के चले गए, कभी बहुत हार्ड ट्रेनिंग करवा ली, तो हम उनकी अपने आप को थोड़ा फ्रेश महसूस करें। फ्रेश तो वैसे ही होते हैं, लेकिन एक रिलैक्स महसूस करने के लिए हम पापा के जाते ही पापा की नकल उतारने लग जाते थे, या पापा की जो बातें होती थी उनका मजाक उड़ाने लग जाते थे। नकल की बात की है तो पहले आप एक बार हो जाए, किस तरह से आपके पापा जब ट्रेनिंग शुरू होती थी तो कैसे रिएक्ट करते थे? लगा लो कोई बाहर से कोई आगे, क्योंकि पापा खुद रेसलर रहे हैं, तो पापा के बहुत से फ्रेंड रेसलर हैं, तो कोई आ जाता था खाड़े में बता के कोई टेक्निक जाता था, तो पापा कहते थे ये करनी है, यानी कि फिर कोई दोबारा आएगा कोई दूसरी टेक्निक या कुछ भी बता के कोई नई वो चीज़ बता के जाते थे, तो फिर पापा दोबारा कहते ये करनी है, तो पापा जाते कह देते थे कि ये तो मरवाएंगे ही मरवाएंगे, खुद तो आते हैं यहाँ पे, हमें ही मरवाएंगे। और पापा फिर कहेंगे आज ये करनी है, कल ये करनी है, वो हमारी तो दिन प्रतिदिन और मेहनत बढ़वा के जाते हैं, बस आगे से इनका आना ही बंद होना चाहिए। यानी कि कोई भी किसी भी चीज़ मार कर जाते थे, तो उस चीज़ का मजाक उड़ा लेते थे कि आज तुझे लगी है ना, तो अगली बार तुझे ही तेरा नंबर आने वाला है। यानी कि मेरे भाई या मेरी बहन जो भी है उसकी आज पिटाई हो गई, तो उसका फिर मजाक, उस बहन का या भाई का मजाक उड़ाते थे कि आज तो तेरा नंबर आ गया, तो वो कहता था कि मेरा तो आ लिया, अगली बार तेरा आएगा। अच्छा, आपने बचपन की बात की कि पिताजी डांटते थे। अब जैसे हम लोग हैं, किसी का भी कोई टैलेंट होता है, अगर छोटे बच्चे होते हैं ना, तो घर में कोई आता है मेहमान, तो उसके सामने बोलते हैं कि चलो गाना गाओ, पोएम सुनाओ, तो आपके साथ ऐसा क्या होता था? हमारे साथ ऐसा होता था कि कोई भी अगर मेहमान आ जाता है, तो जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गाना गाओ या पढ़ाएं, तो हमारे ये लगती थी कि ये हमारी कुश्ती में उसको नहीं छोड़ेगा। अच्छा। यानी कि कितना भी बड़ा हो, पापा ये नहीं देखते थे कोई बड़ा है या छोटा, नहीं, कितने भी हैवी वेट का हो, लड़का हो लड़की हो, बस ये शर्त लगा लेते कि तुम्हारे इस लड़के को या इस लड़की को नहीं छोड़ेगी मेरी बेटी। और कुश्ती में नहीं, दौड़ में भी बोल, दौड़ में भी नहीं छोड़ेगी, कहीं भी जाओ यही शर्त लगा बैठते थे। हमारी सामत आ जाती थी कि अब हार गए तो मर गए, नहीं हरा दिया तो अच्छा है, फिर किसी और हैवी से लगन। यानी कि उस टाइम तो ये रहता था कि बस उसको हराना है, नहीं हराया तो फिर आगे कुआं पीछे खाएगा। आगे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी ने इतनी मेहनत की, लेकिन अगर आज के बच्चों को देखें, आज के स्पोर्ट्स कल्चर को देखें, तो शायद कुश्ती का अभी भी उतना नाम नहीं है। और साथ खासतौर पर अगर हम महिलाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें, आपको पर्सनली क्या लगता है कि क्या कुछ होना चाहिए? क्या आप भी इसमें कुछ एफर्ट कर रही हैं, क्योंकि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो आपको लगता है कि इसमें कुछ मेरा भी योगदान होना चाहिए? देखिए, मैं मानती हूँ, क्योंकि हम रेसलिंग में हम इस मुकाम पे पहुँचे, अगर ये पहचान मिली है तो रेसलिंग की वजह से जो स्पोर्ट्स पर्सन थे तो वो तो हमें फिर भी जानते थे, लेकिन जो एक पहचान दंगल मूवी के बाद मिली है वो शायद पहले नहीं मिली थी हमें। तो दंगल मूवी से जो एक पहचान मिली, तो हम चाहते हैं कि इस पहचान को बरकरार रखें और इस नाम को हम बरकरार रखें, क्योंकि रेसलिंग से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं और रेसलिंग की वजह से ही लोग हमें जानते हैं। तो हमारी एक ये है कि आज 2 गीता बबीता जिस अखाड़े से निकली हैं, तो हमारी एक सोच है कि हम एक एकेडमी खोलें, ताकि आने वाले टाइम में एक गीता बबीता ही क्यों, बहुत सी गीता बबीता वहाँ से निकले और हमारे देश को मेडल दें। और इसी सोच के साथ लगे हैं कि शायद कोई कॉरपोरेशन जगत या कोई भी हस्ती या फिर कोई भी अगर सरकार हेल्प करती है, तो हम एक एकेडमी खोलना चाहते हैं। क्योंकि दंगल मूवी आने के बाद खुद पेरेंट्स अपनी बच्चियों को लेके आते हैं हमारे घर पे कि हमारे बच्चों को ट्रेनिंग करवाओ, इनको रेसलिंग करवाओ, इनको रेसलिंग करनी है। तो बच्चे खुद इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर आज हम उनको वो सुविधा नहीं दे पाएंगे, अगर उनको नहीं सिखाएंगे, तो उनका वो टैलेंट, उनका वो जुनून वो वहीं की वहीं रह जाएगा। तो उनको एक अच्छे प्लेटफार्म की ज़रूरत है ताकि वो सीख सकें और कुछ कर सकें। तो उनको एक अच्छा प्लेटफार्म तो हमने दिया है कि एक रेसलिंग में भी एक अच्छा भविष्य है आपका, और ये करके आप अपने देश का और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो। तो उनको वो सुविधा मिलने की ज़रूरत है जो उनको मिली नहीं है, और हम चाहते हैं कि जो असुविधा, जो प्रॉब्लम हमने फेस की है, वो उन बच्चों को ना हो। बिल्कुल। और अक्सर ऐसा होता है जब भी कहीं टूर्नामेंट होता है या किसी भी तरह की गेम्स होती हैं, तो अक्सर ये क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि भारत में वो सुविधाएं नहीं हैं। कहाँ लैग करता है भारत?
देखिए, बाहर के मुकाबले अगर हम अपने देश के देखते तो बहुत सी सुविधाएं असुविधाएं हैं जो हम देखते हैं, क्योंकि हम जैसे बाहर जाते हैं तो हर टूर्नामेंट में हमारे कैंप वगैरह भी लगते हैं, तो हम देखते हैं कि इनकी ट्रेनिंग हमारे से बहुत कम होती है, यानी कि हमारी उनसे दुगनी ट्रेनिंग होती है, लेकिन फिर भी उनके रिजल्ट अच्छे होते हैं और हमारे क्यों नहीं आते। तो हम देख के सोचते हैं कि क्यों नहीं आते हमारे रिजल्ट। तो हमारी ये कमियां निकलती हैं कि एक तो हम जैसे उनको कोई भी कंपटीशन होता है तो 2-3 दिन पहले भेज देते हैं, ताकि वो उस मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल सकें और वहाँ के यानी कि एक कंपटीशन के तौर पे उस रेसलिंग हॉल के अंदर जाके, यानी कि एक जब बहुत ज़्यादा जो एक प्रेशर होता है उसको हम झेल सकें। वो प्रेशर यानी कि उसके अंदर अगर हम एडजस्ट हो जाएंगे तो वो प्रेशर हमारे ऊपर नहीं आएगा। तो हमारी इंडिया में क्या करते हैं कि जैसे आज के दिन टूर्नामेंट है तो वो आज रात को हमें भेजेंगे, वो रात की थकान ही नहीं उतर पाएगी और जाके हम कंपटीशन खेलें, तो आधा रिजल्ट तो वहाँ पे ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमारी थकान ही नहीं उतरती वहाँ पे जाके, तो हम कंपटीशन क्या खेलेंगे। तो कुछ तो ये नतीजे रहते हैं, और कुछ रहते हैं कि जैसे फिजियो और डॉक्टर, उनके अगर किसी प्लेयर को अगर कैंप के अंदर इंजरी हो जाती है तो इतने अच्छे फिजियो या डॉक्टर नहीं है वहाँ पे। फिजियो हैं भी तो वो सिर्फ अपनी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते कि एक खिलाड़ी के प्रति, कि उनको अपना यानी कि काम के प्रति डेडिकेटेड नहीं होते वो इतना, बस ये उनको ये होता है कि अपने बस खाते हैं और अपना फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और बस ख़त्म। लेकिन यानी कि हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और डेडिकेशन उसके प्रति होना चाहिए, जो एक खिलाड़ी का एक गेम के प्रति होता है वही उनका भी होना चाहिए, तब जाके एक खिलाड़ी तैयार होता है। क्योंकि बाहर के खिलाड़ी और उनके जो कोच हैं, उनके डाइटिशियन हैं, उनके फिजियो हैं, उनके डॉक्टर हैं, तो उन सभी को हम देखते हैं तो वो अपने काम के प्रति इतना डेडिकेटेड होते हैं, जितने खिलाड़ी होता है उतना ही वो होता है। अगर खिलाड़ी अगर लगा लो 2 घंटे मेहनत करता है तो उस 2 घंटे में भी उनका भी उतना सपोर्ट होना चाहिए, तभी जाके एक खिलाड़ी अच्छा। बिल्कुल, टीम वर्क होना बहुत जरूरी है खिलाड़ी के लिए। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बोला कि एक खिलाड़ी ही इस चीज़ को समझ सकता है। अगर हम अलग अलग संघ की बात करें जो स्पोर्ट्स के लिए बने हैं, कुश्ती संघ की बात करें, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो टॉप लेवल पे लोग बैठे हैं वो नॉन प्लेयर हैं, बिल्कुल बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखते? बिल्कुल, इसका असर भी होता है कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि एक कहते हैं कि एक खिलाड़ी ही एक खिलाड़ी की भावना को अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि वो उन प्रॉब्लम को फेस करते हुए आगे बढ़ा है और उस प्रॉब्लम को फेस करके निकला, तो उसको ये पता होता है कि उसने क्या सुविधाएं हुई हैं, उसको क्या प्रॉब्लम उसने फेस की है, ताकि वो प्रॉब्लम उन बच्चों को फेस ना हो, जो आने वाले बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, और वो अच्छी सुविधाएं उनको और होना चाहिए। कि अगर कोई भी अगर संघ है या कुछ नहीं, तो उसके अंदर खिलाड़ियों का होना, मेरा मानना है कि खिलाड़ियों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अच्छे लेवल पे खिलाड़ी रहे हैं और जो अच्छे खेले हैं, तो उन खिलाड़ियों को रखना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत भी सीरियस बातें होगी। एक दंगल का कोई डायलॉग आप हमें सुना दीजिए। दंगल का डायलॉग मारी छोरिया तक के छोरा तक कम है, यानी कि उसमें बोला गया है कि हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है। तो हमारे हरियाणवी में मैं अपनी लहजे में बोलूँगी, मारी छोरियां क्या छोरा तक कम है। बिल्कुल कम नहीं है, और जब आपकी जैसी लड़कियां हैं वहाँ पे तो बिल्कुल कम नहीं है। अच्छा, ट्रेनिंग की हम बात कर रहे थे, डाइट कैसी चाहिए होती है, और बीइंग अ गर्ल, एक लड़की की अगर तौर पर देखें तो कितना मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर कुश्ती जैसे स्पोर्ट्स को आगे कैरी कर पाना? बहुत ऐसा सवाल है जो हर लड़की जानना चाहती है, क्योंकि जब मैंने फिल्म देखी थी मेरे ख्याल में आधी से ज़्यादा दुनिया जो है, जैसा कि आपने बोला कि दंगल के बाद बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिला कुश्ती को भी और गीता बबीता को भी बहुत ज़्यादा और उस वक्त मेरे भी जहन में ये सवाल आया था कि शायद मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ये सवाल आया था कि किस तरह एक लड़की होने के नाते आप इस चीज़ को आगे कैरी कर पाते हैं, कितना मुश्किल है? देखिए, लड़की होने के नाते हम तो अपने आप को कभी हमने तो लड़की माना ही नहीं, बिल्कुल। क्योंकि मेरा मानना है कि लड़कियां खुद इतनी कमज़ोर होती नहीं है जितना अपने आप को बना लेती हैं।
और कुछ उनके पेरेंट्स बना देते हैं कि नहीं तुम लड़कियां हो, घर से बाहर मत जाओ, पता नहीं क्या हो जाए। अरे जो होना होगा वो देखी जाएगी, एक दिन होके ही रहेगा। क्यों ना तुम अपनी बच्चियों को आगे निकालो, जो होगा उसको वो खुद फेस करेंगे। उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि उनके अंदर डर डालना ही नहीं चाहिए। जैसे मेरे माता पिता ने कभी हमारे अंदर डर डाला ही नहीं कि हम लड़कियां हैं। कभी भी घर से, यानी कि घर से बाहर निकालते हुए माँ बाप सोचते हैं कि पता नहीं रात को कहाँ पे जाएगी, पता नहीं उसके साथ क्या होगा। घर से बाहर, यानी कि ये सोच के नहीं निकालते कि लड़कियां हैं हमारी बेटी। अरे उनको बाहर निकलने दो, उनको आज़ादी दो, उनको बाहर भेजोगे तभी तो वो उन चीज़ों को फेस करेंगी, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी। जब तक उनको बाहर नहीं निकालोगे उनको क्या पता कि बाहर की दुनिया क्या है। तो वो बाहर की दुनिया तभी जानेंगे जब उनको आप बाहर निकालोगे और उनको बाहर की दुनिया को फेस करेंगे, और तभी वो सब चीज़ें, उनका सॉल्यूशन तभी मिलेगा हम जब खुद आगे निकलेंगे। और बाहर निकल के उन प्रॉब्लम को हमें खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, आपसे आपकी डाइट पूछना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे देखने में आप लगता नहीं है कि कुश्ती में जाके लड़ेंगी। और ये डाइट आपकी कैसी होती है? देखने में आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि कोई पहलवानी की है या कुछ। जिसने कभी बाई फेस नहीं देखा टीवी पे देखा, वो यही सोचते हैं कि पहलवान पता नहीं बहुत मोटे ताजे हटे कटे होते होंगे। और जब बाई फेस देखते हैं तो ये बोलते हैं कि आप पहलवान हो, लग तो नहीं रहे कहीं से पहलवान हो। तो हमें, यानी कि पहलवान हमारे की क्या होता है कि वेट कैटेगरी के अनुसार होते हैं। तो हमारी रेसलिंग में हर वेट कैटेगरी के हिसाब से होते हैं। छोटे वेट भी होते हैं, बड़े वेट भी होते हैं। तो मैं 53 kg में खेलती हूँ। तो हमारा डाइट प्लान यानी कि ये रहता है कि हम कुछ भी खाओ, ट्रेनिंग हमारी बहुत हार्ड होती है। हम घी और मीठे से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, क्योंकि घी और मीठा ये है कि हमारी जो एक स्पीड है उसको रोक देता है। तो उन सब चीज़ों से हमें दूर रहना पड़ता है। तली हुई चीज़ें हैं वो हमारे स्टेमिना को यानी कि जल्दी हमारा स्टेमिना फट जाता है। तो उन सब चीज़ों से हमें बहुत दूर रहना पड़ता है। और बहुत सी लड़कियां हम देखते हैं कि हम, यानी कि फिगर बनाने के चक्कर में खाना छोड़ देती हैं। तो मैं उनको एक सलाह देना चाहूँगी कि खाना ना छोड़कर खाना अच्छे से खाएं, घी और मीठा आप छोड़ दें और वर्कआउट अच्छे से करें। रनिंग वगैरह और एक्सरसाइज अच्छे से करोगे तो आपको खाना छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एनर्जी भी चाहिए आपके शरीर को, तो आप एनर्जी लेते रहें साथ में और अच्छे से वर्कआउट करते रहें। वेट कैटेगरी की आपने बात की, तो वेट कैटेगरी से याद आया कि 2010 में आपने 51 किलोग्राम में सिल्वर जीता था, और 2014 में अभी जो गेम्स हुए हैं उसमें आपने गोल्ड जीता है। लेकिन उसके बाद लोगों को काफ़ी उम्मीद हो गई कि अब ग्राफ जो है बढ़ने वाला है, लेकिन ग्राफ धीरे धीरे नीचे आया, उम्मीद पर ठीक नहीं हुआ। कहाँ पर कमी रह गई? देखिए, ऐसा नहीं है कि ग्राफ ये तो ऊंच नीच होता रहता है। 2010 के बाद 14 तक आप देखो 4 साल का गैप है, तो 14 के बाद अब 18 आने वाला है। तो 14 के बाद मेरा 2015 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी अच्छी रैंकिंग रही है, 7th रही थी मेरी रैंकिंग, जबकि 6th क्वालिफाई थे तो मेरी 7th रैंकिंग रही है। और 2016 में मैंने ओलंपिक क्वालिफाई किया है, तो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है। मेडल तो नहीं आया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया है। तो यानी कि हमारी यही कोशिश रहती है, नतीजा चाहे कुछ भी हो, हमारी एफर्ट ये रहता है कि हम जितनी ज़्यादा हम ट्रेनिंग को टाइम दें, हम अपनी ट्रेनिंग कर सकें, और जितनी ज़्यादा हमने अच्छी ट्रेनिंग की है उसका 100% हम वहाँ पे दें। तो और बाकी ऊपर वाले की मर्जी होती है, और वो जिसका दिन होता है, जिसका लक होता है, वो मेडल जीतता है। और अब प्रो रेसलिंग लीग जैसी चैंपियनशिप्स भी हो रही हैं, इससे फ़ायदा मिला है कहीं ना कहीं? बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है प्रो रेसलिंग लीग से, क्योंकि एक तो ये हमारे होम ग्राउंड के अंदर होता है, दूसरा ये कि इसमें ओलंपिक और वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी होते हैं। तो उनके साथ, क्योंकि और कोई भी कंपटीशन में अगर हम खेलने जाते हैं तो कंपटीशन में अगर एक बाउट हम हार जाते हैं तो हम कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। लेकिन प्रो रेसलिंग लीग में ऐसा कि अगर एक कंपटीशन हम हार गए तो हमें दूसरा चांस मिलता है, तीसरा मिलता है, चौथा मिलता है। यानी कि हर टूर्नामेंट, यानी कि हर दिन हमें कोई ना एक कंपटीशन खेलने को मिलता है। जब भी हमारी टीम खेलती है दूसरे दिन तीसरे दिन, तो हमें एक कंपटीशन हर दिन खेलने को मिलता है। तो उससे हमारी अंदर की जो झिझक होती है वो निकल जाती है, और एक हमारे दिमाग में हमारे ये होता है कि ये ओलंपिक लेवल का खिलाड़ी, ये वर्ल्ड लेवल का खिलाड़ी है, तो इसके साथ पता नहीं ये कितना अच्छा होगा। तो वो एक अंदर की झिझक निकल जाती है, उसके साथ हम अच्छा कंपटीशन खेलते हैं, और अगर उससे हार भी जाते हैं
तो प्रो रेसलिंग लीग में ये है कि उसके साथ हमारी दोबारा भी बाउट आ जाती है, तो उस टाइम हम जजमेंट कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, एक बाउट के अंदर ही हम पढ़ लेते हैं कि उसके अंदर उसकी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और क्या उसकी वीकनेस है, और कुछ हम जो बाकी रह जाता है वो हम उसकी वीडियो या देख के निकाल लेते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और दूसरा, होम ग्राउंड का भी हमें फ़ायदा मिलता है कि क्राउड हमारे साथ इतना रहता है, हमारे देश के जो लोग हैं उनका प्यार और आशीर्वाद रहता है, तो इसका बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है। और जैसे कि आपने पहले बताया कि बचपन से आप ट्रेनिंग ले रही हैं, बड़ी हार्ड ट्रेनिंग थी, अभी भी ट्रेनिंग कर रही हैं और आगे भी आपका आज भी पापा की ट्रेनिंग उतनी हार्ड है और वही ट्रेनिंग है पापा की। अच्छा, जब आप घर पे होते हैं, आप, गीता, बबीता, विनीशा नाम है ना, हाँ, तो जब ये आप सब इकट्ठे होते हैं तो क्या बातें होती हैं? ट्रेनिंग की, कुश्ती की, यही बातें होती हैं, कुछ और भी बातें? देखिए, कई बार ये होता है कि हम जैसे कैंप वगैरह में होते हैं तो ज़्यादातर ट्रेनिंग की रहती है, क्योंकि ट्रेनिंग अगर हम लगा लो, ट्रेनिंग में अगर हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन हमें लगता है कि हमारा रिजल्ट बेटर नहीं आ रहा, तो हम डिस्कस करते हैं बैठ के साथ में कि क्यों नहीं आ रहा। अगर किसी के साथ लगा लो हमारी ट्रेनिंग बाउट हो गई, तो ट्रेनिंग बाउट के अंदर हम किसी को 1 पॉइंट भी दे गए, लगा लो जीत तो हम गए ट्रेनिंग बाउट में, लेकिन किसी को 1 पॉइंट दे दिया। अगर 1 पॉइंट उसने लिया तो लिया क्यों, किस वजह से लिया? तो हम उस 1 पॉइंट की आज हमने उसको 1 पॉइंट दिया तो कल हमें 1 भी नहीं देना। यानी कि ट्रेनिंग ये ज़्यादा डिस्कस रहता है कि हमारी ट्रेनिंग हम कितना अच्छा अपने आप को बना सकते हैं, हमारी क्या कमजोरी, हम उसको कितना और सुधार सकते हैं। और घर पे रहते हैं तो बहुत मौज मस्ती भी रहती है, जैसे ट्रेनिंग फिनिश हो गई तो साथ में बैठ के मौज मस्ती भी कर लेते हैं, एक दूसरे का मजाक भी उड़ा लेते हैं और कभी ताश खेल लेते हैं, सारे बहन भाई बैठ के। ये कुश्ती के अलावा कौन सी गेम आपकी फेवरेट है? कुश्ती के अलावा मैं कुश्ती ना करती तो शायद ये कर रही होती। कुश्ती नहीं कर रही होती तो गेम तो शायद मुझे लगता है कोई भी फेवरेट नहीं है, अब तक शादी हो चुकी होती है और बच्चे खिला रहे होते, यही गेम होता हमारा। और लड़कियों की तरह हम भी हाउस वाइफ होती और शायद बिल्कुल और ही दुनिया होती हमारी। बिल्कुल। एक फिल्म में सीन भी था ऐसा, जब आप चोरी से शादी के लिए जाती हैं, बचपन का वो सीन, ऐसा वाकई में हुआ था? रियल में पापा यानी कि जब से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, पापा किसी की शादी में नहीं, कहीं यानी कि बच्चे छुट्टियां मनाने, बच्चों की जब अभी छुट्टी का टाइम होता है तो छुट्टी में कभी मामा के घर चला जाता है, कोई अपनी बुआ के घर चला जाता, तो मेरे पापा ने हमें कहीं नहीं जाने दिया। अखाड़े में जाते थे आप? मामा के घर भी नहीं जाने दिया। तो मेरे मामा जी या नाना जी वो भी बोलते थे कि तुम आते नहीं हो, और बच्चे तो अपने नाना जी के घर पे जाते हैं छुट्टी मनाने, हमारी तो कोई छुट्टी मनाने, घर पे ही छुट्टी मनाते थे, सब कुछ घर पे ही होता था, किसी को मिलना होता था घर पे आके मिलो, कहीं नहीं जाना होता था। तो सोचते थे कि पापा 1 आधा दिन तो दे देते हमें कि भाई हमें भी तो ये है कि घूमने का शौक, लेकिन पापा कहते थे कि शौक सिर्फ तुम कुश्ती का रखो, उसके अलावा कोई शौक नहीं होना चाहिए तुम्हारा एक ही शौक होना चाहिए कि कुश्ती। जिस दिन उसमें कामयाब हो जाओगे और उसको छोड़ दोगे, उसके बाद जो भी शौक है उसको बाद में पूरा कर सकते हो। और आज हमें समझ आता है कि पापा ठीक ही बोलते थे कि हमारा एक ही, आज खुद हमारा वही शौक बन गया है, उसके अलावा कोई शौक नहीं है। और अब जो लोग शिकायत करते थे कि आप छुट्टियों में नहीं आते, वो आज प्राउड फील करते हैं? बिल्कुल, हर कोई प्राउड फील करता है, चाहे वो मेरे मामा जी, नाना जी, बुआ जी, फूफा जी जो भी हैं, तो हर कोई प्राउड फील करता है कि ये हमारी बेटियां हैं। आज हमारी बेटियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, जो कि हमारे बेटों ने नहीं किया इतना। तो हम हर कोई, मेरी दादी जी अब तो गुजर गई हैं, तो मेरी दादी जी एक ही बोलती थी कि पहले मैं सोचती थी कि शायद मेरे बेटे हों, क्योंकि मेरी दादी जी के मेरे पापा और 6 भाई हैं, तो उनके बेटी नहीं थी, तो उनकी हम ही बेटियां थी। तो वो इतना प्राउड फील करती थी, वो कहती थी कि मेरी बेटियों ने मेरे देश का नाम रोशन कर दिया, मैं चाहती हूँ कि मेरी तो ऐसी 10 बेटियां और हों। बिल्कुल। और आपके परिवार में नहीं, अब हर कोई यही चाहता है? बिल्कुल। अब तो यानी कि दंगल मूवी आने के बाद ये हमने बहुत ज़्यादा बदलाव देखा है कि लड़कियों के प्रति लोग, इस मूवी ने यानी कि चाहे कोई बदले या ना बदले, लेकिन सोचने पर मजबूर कर दिया है। हर माँ बाप को भी और हर एक लड़की को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं।
बिल्कुल। और जिस तरह से आपने एग्जाम्पल एक तरह से कोट किया है, इस तरह का गेम खेल के और वर्ल्ड चैंपियन बनकर जिस तरह से आपने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आने वाली जो पीढ़ी है उसको लेकर ये सोचा जाए कि भैया लड़कियां हैं, अब शादी का क्या होगा, कैसे दहेज इकट्ठा होगा। उन सब चीज़ों से हटकर अब इस चीज़ पर कंसंट्रेट करने की बारी है कि आपकी बेटी करना क्या चाहती है। जिस बिल्कुल बिल्कुल इस चीज़ करना क्या चाहती है और आप उसको क्या बनाना चाहते हो और वो खुद क्या बनना चाहते हैं। उसका जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट हो आप उसमें डालो और उसका सपोर्ट करो। अगर माँ बाप का सपोर्ट है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको आगे जाने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारे पीछे हमारे माँ बाप का सपोर्ट था तो हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाया। चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम को हमने फेस करके हम आगे निकले हैं और आज दुनिया के सामने हैं। बिल्कुल। और जो आपका स्ट्रगल था वो दंगल फिल्म में पता चलता था। शुरुआत के सीन्स, बाल और का वैसे कटना, तुम बहुत छोटी छोटी चीजें थी, बालों का कटना, सुबह 4 बजे जगना, इतने बजे जगना और उसका ट्रेनिंग लेना। हमारा जो स्ट्रगल था वो तो एक गाने के अंदर खत्म कर दिया है। उससे तो कहीं दुगना तिगुना बहुत ज्यादा था। 3 घंटे की फिल्म में कितना बिल्कुल 2-3 घंटे की फिल्म में आप इतना नहीं दिखा सकते, लेकिन जितना कुछ दिखाया है वो उसके इर्द गिर्द दिखाया है। बिल्कुल। और उससे पता चलता है, क्योंकि शुरुआत के सीन्स में ही रोंगटे खड़े हो जाते थे जब पता चलता था कि 4 बजे उठना पड़ता है। और आज भी हम 4 बजे ही उठते हैं। उठना पड़ता है नहीं, आज भी 4 बजे ही उठते हैं और आज भी ट्रेनिंग पापा ही करवाते हैं। और उनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है। बस आज पूरा भी आपका पूरा दिनचर्या क्या रहती है? 4 बजे ट्रेनिंग, उसके बाद 4 बजे से हम 7 बजे तक हमारी ट्रेनिंग रहती है। उसके बाद हम आके नहा धो के बादाम वगैरह पीते हैं या फिर थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके और फिर सो जाते हैं। हम उठते हैं 12-1 बजे और फिर लंच करके फिर हम थोड़ी बहुत देर टीवी देख लेते हैं। टीवी थोड़ा बहुत ही देखते हैं, वैसे ताश खेल लेते हैं सारे बहन भाई मिलके ताश खेल लेते हैं और 1-2 बज जाते हैं। वो पास में बैठ के एक दूसरे की बस शूटिंग करते रहते हैं। तो उसके बाद फिर 4:30 बजे फिर ट्रेनिंग के ऊपर। अच्छा, कुछ ऐसे खास टिप्स जो आप देना चाहें सबको, खास तौर पर लड़कियों को, उनके माता पिता को, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए यही कहना चाहती हूँ कि माँ बाप अगर अपने बच्चों को सपोर्ट करें तो देखिए वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो खेल में हो, चाहे पढ़ाई में, बिजनेस में, किसी भी चीज़ में, अगर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा, अगर कोई भी लड़की अगर आगे बढ़ना चाहती है या निकलना चाहती है किसी भी फील्ड में, तो आपका उस चीज़ के प्रति सबसे पहले उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, उसके प्रति जुनून होना चाहिए। अगर आपका जुनून है और माँ बाप का सपोर्ट आपके साथ है तो यानी कि एक सोने पे सुहागा जो बोलते हैं, तो उसको आप आगे बढ़ने से और आगे जाने से आप कोई भी मुसीबत आपको नहीं रोक सकती। बिल्कुल। और बहुत बड़ी बात कही कि सपोर्ट की ज़रूरत है। और जिस तरह से इन्होंने उदाहरण पेश किया है, पूरे देश का नाम रोशन किया है, वाकई बहुत कम लोगों के हिस्से ये तारीफ़ें आती हैं। और ये तारीफ़ें इन्होंने यूं ही नहीं बटोरी हैं, उसके पीछे मेहनत है, विश्वास है। कोई भी चीज़ अगर हम कोई भी अगर मुकाम अगर हम हासिल कर सकते हैं तो उसके पीछे हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है और उसके प्रति हमारा एक त्याग होता है, तपस्या होती है, तब जाके हम कोई मुकाम हासिल करते हैं। और अगर बिना मेहनत के अगर कोई मंजिल हम पा भी लेते हैं तो मज़ा नहीं आता वो मंजिल पाने का, और वो मंजिल भी फिर किसी काम की नहीं है अगर बिना मेहनत के अगर हमने कोई मंजिल पाई है तो। बिल्कुल। तो समझ लीजिए लड़कियां किसी से कम नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये तो है ही, लेकिन अब बेटी खिलाओ, क्योंकि किसी भी चीज में बेटियां पीछे नहीं है, चाहे और वो खुद खेल की बिल्कुल, और खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। सबसे ज्यादा खुद की पे विश्वास होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, चाहे कोई सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन खुद पे ये होना चाहिए कि मैं ये करूंगी और मैं ये करूंगा, कोई भी हो। और कहते हैं कि एक कामयाब लड़के के पीछे या मर्द के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, लेकिन हम बोलते हैं कि एक कामयाब लड़की के पीछे एक पिता का हाथ होता है। तो अपनी बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए और वो जो करना चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में वो करने दीजिए। और जो आपकी उम्मीदें हैं, हम विश्वास दिलाते हैं आपकी उम्मीदों पर वो खरा उतरेंगी। जैसा कि इन्होंने उदाहरण पेश किया है, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, सब बहनों ने जो करके दिखाया है, वाकई वो किसी के बस की बात नहीं है। बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वही कर सकते हैं जिनके मन में विश्वास है और कुछ कर दिखाने की आरजू है। बिल्कुल। तो चलिए, आप हमारे साथ यहाँ पर बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।